नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के पहले हफ्ते के झारखंड से जुड़े कुछ स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। और ये पहली नजर में काफी अलग-अलग लगते हैं। कहीं इतिहास की बात है, कहीं कोई नया कानून, तो कहीं जीएसटी के आंकड़े। तो आज हम इन अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश कि साल की ये पहली घटनाएं झारखंड की कहानी के बारे में असल में क्या बता रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ खबरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक मौका है ये समझने का कि एक राज्य अपने अतीत को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को एक साथ कैसे देखता है। स्मृति है, शासन है, अर्थव्यवस्था, खेल, इन सब में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो है। चलिए आज उसी कनेक्शन को ढूंढते हैं। तो फिर शुरू करते हैं साल के बिल्कुल पहले दिन से। 1 जनवरी 2026 को खरसामा गोलीकांड का 78वां स्मृति दिवस मनाया गया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये झारखंड के इतिहास का एक बहुत गहरा जख्म है। ये घटना असल में थी क्या? जी, ये बात है 1 जनवरी 1948 की। उस समय जो सरायकेला और खरसावा रियासतें थीं, उनका विलय ओडिशा में किया जा रहा था और स्थानीय आदिवासी समुदाय इसके सख्त खिलाफ था। वो एक अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर खरसामा हाट में एक बहुत बड़ी और शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और जैसा कि इतिहास में हम अक्सर देखते हैं, शांतिपूर्ण सभा का जवाब हमेशा शांति से नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने उस निहत्थी भीड़ पे बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम बताते हैं, लेकिन जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक हजारों लोग उस दिन शहीद हुए थे। इसे कई बार आजाद भारत का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। जो बात मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि दशकों तक ये घटना सिर्फ एक स्थानीय स्मृति का हिस्सा बनकर रह गई। देश के बड़े विमर्श में इसका जिक्र तक नहीं होता था। राज्य की आधिकारिक स्मृति में इसका शामिल होना तो बहुत बाद की बात है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक घटना की याद नहीं है, ये उस याद को जिंदा रखने के संघर्ष की भी कहानी है। हर साल 1 जनवरी को वहां लोगों का जुटना, शहीदों को याद करना, ये सब उसी पहचान और अधिकारों की लड़ाई को जिंदा रखने का एक तरीका है। और पहचान की इसी लड़ाई के सबसे बड़े नायक को भी ठीक 2 दिन बाद याद किया गया। 3 जनवरी को मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती पर। जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अपने आप में एक विचार थे। 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताने वाले कप्तान से लेकर संविधान सभा में आदिवासियों की सबसे बुलंद आवाज बनने तक उनका सफर कमाल का था। उन्होंने ही सबसे पहले एक अलग आदिवासी राज्य का सपना देखा और उसके लिए आप कह सकते हैं राजनीतिक जमीन तैयार की। तो हम देख सकते हैं कि खरसामा की शहादत और जयपाल सिंह मुंडा की विरासत, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आदिवासी अस्मिता और स्वायत्तता की लड़ाई। एकदम। और इसी हफ्ते एक और शख्सियत को याद किया गया जिन्होंने समाज को एक अलग तरीके से जोड़ा। अग्रवाल सभा के संस्थापक भागचंद्र पोद्दार जी का 3 जनवरी को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वो सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ राजनीतिक अधिकारों की विरासत है, तो दूसरी तरफ सामाजिक एकता की। साल की शुरुआत इन तीनों को याद करने से हुई है। और ये याद करना सिर्फ अतीत को देखना नहीं है, ये असल में अधिकारों पर जोर देना है। और अधिकारों की यही बात हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले आती है। शासन में एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, पेसा कानून का पूरी तरह से लागू होना। जी, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 2 जनवरी 2026 को पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसका मतलब है कि अब ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर आया है। राज्य के जो 13 अनुसूचित जिले हैं वहां ये पूरी तरह से लागू हो गया है। अगर हम आम भाषा में समझें, जब हम कहते हैं कि ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे, तो इसका असली मतलब क्या है? जमीन पर क्या बदलेगा? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसी समझिए कि अब तक स्थानीय शासन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो जिला कलेक्टर का दफ्तर हुआ करता था। अब वो केंद्र गांव की चौपाल पर ग्राम सभा की बैठक में शिफ्ट हो गया है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए किसी गांव की जमीन पर कोई छोटी खदान का प्रोजेक्ट आना है। पहले फैसला जिला प्रशासन लेता था। अब पेसा के तहत उस गांव की ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि वो उस प्रोजेक्ट को ना कह सके। जल, जंगल, जमीन से जुड़े फैसले लेने का हक अब सीधे गांव वालों के हाथ में आ गया है। ये है असल स्वशासन। तो ये तो सीधे तौर पर खरसावा और जयपाल सिंह मुंडा के संघर्ष से जुड़ता है।
स्थानीय लोगों के हाथ में स्थानीय संसाधनों का नियंत्रण। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक त्रासदी की स्मृति है और ये उस त्रासदी से निकले सबक का एक आधुनिक पॉलिसी वाला समाधान है। और इसी बीच शासन के एक और स्तंभ यानी न्यायपालिका में भी एक बदलाव हुआ। झारखंड हाईकोर्ट को जस्टिस महेश चंद्र सोनक के रूप में नए चीफ जस्टिस मिले हैं। ये भी एक अहम नियुक्ति है। तो हम देख रहे हैं कि शासन की शक्ति को जमीनी स्तर पर लाया जा रहा है, लेकिन इस विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए राज्य की आर्थिक सेहत का मजबूत होना भी जरूरी है। और इस मोर्चे पर स्रोतों में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हैरान कर देते हैं। आप यकीनन आरबीआई की रिपोर्ट की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, आरबीआई की 2025 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका एक आंकड़ा तो अविश्वसनीय सा लगता है। झारखंड में पर्यटकों की संख्या में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी एक साल में। आखिर झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में ऐसा क्या हो रहा है? यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ बड़े नेशनल पार्कों या जाने माने झरनों की वजह से नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा छोटे अनछुए पर्यटन स्थलों से आ रहा है। जैसे कि ततः गरम जल कुंड जिसका जिक्र है, ये लातेहार जिले में है, पलामू टाइगर रिजर्व के पास। बिल्कुल, तथा जैसी जगह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते। एक मान्यता है कि इसके गंधक वाले गर्म पानी से त्वचा के रोग ठीक होते हैं। तो ये स्वास्थ्य, आस्था और प्रकृति का एक मिलाजुला अनुभव बन जाता है। ये दिखाता है कि टूरिज्म अब बड़े पैमाने पर घूमने फिरने से हटकर अनुभव आधारित यात्रा की ओर बढ़ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट असल में जमीनी स्तर पर हो रहे इसी बदलाव को पकड़ रही है। तो ये एक ज्यादा टिकाऊ आर्थिक मॉडल की ओर इशारा है, जहां पैसा सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुंचता है, न कि सिर्फ बड़ी होटल चेनों तक। तो इसका असर राज्य के खजाने पर भी दिखता है और यहीं पर हमारी अगली खबर जुड़ती है। जीएसटी वसूली में झारखंड का टॉप 10 राज्यों में शामिल होना। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्य आते हैं। उनकी तुलना में झारखंड का ये प्रदर्शन क्या मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है। स्रोत इसे मध्य स्तर का बेहतर प्रदर्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सटीक है। इसे ऐसे देखिए, अगर महाराष्ट्र 100 मीटर की दौड़ जीतने वाला स्टार स्प्रिंटर है, तो झारखंड वो मैराथन धावक है जो चुपचाप अपनी गति बढ़ाते हुए अब टॉप 10 में आ गया है। दिसंबर में लगभग 13% की वृद्धि दर ये दिखाती है कि ये कोई एक बार का तुक्का नहीं है, इसमें एक निरंतरता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की जो आर्थिक बुनियाद है वो मजबूत हो रही है, खपत बढ़ रही है और व्यापार भी फॉर्मल हो रहा है। बिल्कुल, ये राज्य की आर्थिक सेहत में सुधार का एक बहुत मजबूत संकेत है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में गहराई आ रही है। तो ये आर्थिक विकास तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन किसी भी विकास को लंबा चलाने के लिए भविष्य के कौशल में निवेश करना पड़ता है। और हमारे स्रोतों का आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है, खेल और शिक्षा। हाँ, और यहाँ भी नतीजे काफी प्रभावशाली हैं। नौवीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल 45 पदक जीते। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 45 पदक। मैंने भी जब ये आंकड़ा देखा तो मैं रुकी। इसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य का जो बंटवारा है वो भी काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। इसमें 8 स्वर्ण हैं, लेकिन 20 रजत पदक हैं। और ये मेरे लिए सबसे अहम बात है। 20 रजत पदक। इसका मतलब है कि 20 खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचे। ये किसी एक दो सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये पूरी टीम की गहराई को दिखाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक स्वस्थ खेल कार्यक्रम का संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पास एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है, कि प्रतिभा सिर्फ कुछ एक खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। ये जमीनी स्तर पर हो रहे काम को दर्शाता है। और खेल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भविष्य की तैयारी का एक संकेत मिला। पाइथन प्रोग्रामिंग पर एक किताब का लोकार्पण हुआ, जिसके लेखक रामगढ़ के डॉक्टर राजेंद्र कुमार महतो हैं। जी, और इसका विमोचन खुद राज्यपाल ने किया, जो इस विषय की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक किताब का विमोचन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और पाइथन आज के दौर में सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की बुनियाद है। बिल्कुल। जब हम एक तरफ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पाइथन प्रोग्रामिंग पर किताब आने की, तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको एक आधुनिक वर्कफोर्स की जरूरत होती है। ये किताब उसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है।
साल की शुरुआत खरसवां की दर्दनाक याद से होती है, जो दशकों पुराने अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है। और उसी संघर्ष का जवाब हमें पेसा कानून के लागू होने में मिलता है, जो शासन की शक्ति को लोगों के हाथों में सौंपता है। और इस जमीनी बदलाव को सहारा देने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जैसा कि पर्यटन और जीएसटी के आंकड़े हमें बताते हैं। और इस पूरी संरचना को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए वुशु के मैदान में खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है और क्लासरूम में पाइथन जैसी नई तकनीकें सिखाई जा रही हैं। ये अतीत का सम्मान, वर्तमान का सशक्तिकरण और भविष्य की तैयारी का एक चक्र है। यहाँ एक विचार मन में आता है, कोई भी समाज या राज्य हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अपनी सामूहिक अक्सर दर्दनाक यादों का सम्मान करने और अपने नागरिकों की व्यक्तिगत आधुनिक आकांक्षाओं को पूरा करने के बीच। एक तरफ खरसावां का स्मारक है तो दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना। झारखंड के लिए यह संतुलन साधना कितना चुनौतीपूर्ण है और ये उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है, ये सोचने वाली बात है। एजुकेशन हब हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड में हाल में हुई कुछ बड़ी हलचलों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जनवरी 2026 की कुछ ऐसी खबरें हैं जो सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, लेकिन शायद एक ही कहानी कह रही हैं। जी बिल्कुल, ये अलग अलग धागे हैं जो एक ही तस्वीर बनाते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इन घटनाओं का मतलब क्या है। सही बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं तो दूसरी तरफ एक बजट ऐप लॉन्च हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिल रहा है और एक युवा उद्यमी शार्क टैंक पहुंच रही है। इन सबको जोड़कर देखते हैं कि झारखंड की तस्वीर आखिर बन कैसे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उस खबर की करते हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। झारखंड सरकार का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरा स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का। हाँ, 18 से 26 जनवरी 2026 तक। ये सिर्फ एक विदेश यात्रा से ज्यादा कैसे है? ये बहुत ज्यादा है और इसके दो पहलू हैं जो इसे दिलचस्प बनाते हैं। पहला पड़ाव है दावोस, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ, WEF। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जहां दुनिया भर के निवेशक, कंपनियां और सरकारें मिलती हैं। यहां जाने का सीधा मतलब है कि झारखंड दुनिया को कह रहा है, हम व्यापार के लिए तैयार हैं, यहां निवेश के मौके हैं। यानी ये सीधे सीधे पैसा और निवेश आकर्षित करने की कोशिश है। लेकिन फिर दूसरा पड़ाव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाषण होना है। जी, वो तो कोई बिजनेस फोरम नहीं है। इन दोनों जगहों में क्या तालमेल है? यही इसकी रणनीति को बहुत दिलचस्प बनाता है। दावोस में आप निवेशकों से मिलते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में आप दुनिया के अकादमिक और बौद्धिक समुदाय से जुड़ते हैं। अच्छा, वहां भाषण देना और ऐसा करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनना, ये राज्य की एक ब्रांड इमेज बनाता है। एक सॉफ्ट पावर वाली बात। बिल्कुल, ये बताता है कि झारखंड सिर्फ खनिजों और कारखानों की धरती नहीं है, बल्कि यहाँ बौद्धिक नेतृत्व की भी क्षमता है। एक जगह आप आर्थिक ताकत की बात करते हैं, दूसरी जगह आप बौद्धिक और सांस्कृतिक ताकत की। तो ये एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है। हाँ, काफी सोचा समझा। तो एक तरफ वैश्विक मंच पर ब्रांडिंग और निवेश, और दूसरी तरफ देश के अंदर भी कुछ बड़ा हो रहा है। झारखंड को 2026-27 की सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। जी, ये सुनने में खेल की खबर लगती है, पर क्या इसका भी कोई बड़ा मतलब है? बिल्कुल है। देखिए, कुछ साल पहले तक झारखंड का नाम खेल में आता था तो लोगों के दिमाग में सिर्फ हॉकी या तीरंदाजी आता था। सही बात है। वॉलीबॉल जैसे खेल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी मिलना दिखाता है कि राज्य अब अपने खेल के दायरे को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को भरोसा है। हाँ, उन्हें भरोसा है कि झारखंड के पास इसे आयोजित करने लायक स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी व्यवस्था है। तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है। नहीं, ये राज्य की आयोजन क्षमता पर एक राष्ट्रीय मुहर है, और इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि अब उनके राज्य में भी बड़े मौके हैं। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि चाहे वैश्विक निवेश हो या राष्ट्र खेल, राज्य अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी भी तरह के विकास की नींव तो इंसानी हुनर और शिक्षा पर टिकी होती है, हमेशा। इस मोर्चे पर क्या चल रहा है? हमारे पास IIT धनबाद की NIRF रैंकिंग की खबर है। हाँ, और ये एक बहुत ठोस खबर है। IIT धनबाद को केंद्र सरकार की 2025 की NIRF रैंकिंग में ओवरऑल 35वां स्थान मिला है। 35वां स्थान? ये सुनने में शायद उतना आकर्षक ना लगे, लेकिन हमें समझना होगा कि ये रैंकिंग होती कैसे है। सही कहा। NIRF सिर्फ ये नहीं देखता कि कॉलेज की बिल्डिंग कितनी अच्छी है। तो फिर वो क्या देखते हैं? एक आम इंसान के लिए इस रैंकिंग का क्या मतलब है? वो बहुत सी व्यावहारिक चीजें देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक पैरामीटर होता है ग्रेजुएशन आउटकम। अच्छा, इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि कितने छात्र समय पे डिग्री पूरी कर रहे हैं और उनमें से कितनों को अच्छी नौकरी मिल रही है।
मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। हाँ, एक और पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसमें देखा जाता है कि वहां के प्रोफेसर कितने रिसर्च पेपर छाप रहे हैं, कितना नया ज्ञान बना रहे हैं। अच्छा। तो जब आईआईटी धनबाद को ओवरऑल 35वां और अपनी मुख्य इंजीनियरिंग कैटेगरी में 15वां स्थान मिलता है, तो ये बताता है कि संस्थान इन मुश्किल पैमानों पर लगातार अच्छा काम कर रहा है। ये उसकी गुणवत्ता की गारंटी जैसा है। बिल्कुल। ये तो हुई एक स्थापित संस्थान की बात, लेकिन उच्च शिक्षा में एक और बड़ी खबर है जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वाली? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची को ए ग्रेड मिला है, और ऐसा करने वाला ये झारखंड का पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है। ये वाकई एक मील का पत्थर है। सुनने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन एक छात्र या उसके माता-पिता के लिए इस ए ग्रेड का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है और इसके कई व्यावहारिक फायदे हैं। NAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एक तरह से यूनिवर्सिटी का क्वालिटी चेक करती है। ठीक है। ए ग्रेड का मिलना ये बताता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षक उच्च स्तर के हैं, रिसर्च की सुविधाएं अच्छी हैं, लाइब्रेरी आधुनिक है और कैंपस का माहौल पढ़ाई के लिए अच्छा है। तो छात्र के लिए क्या फायदा? छात्र के लिए इसका मतलब है कि उसकी डिग्री की वैल्यू बाजार में बढ़ जाएगी। जब वो नौकरी के लिए जाएगा तो उसकी यूनिवर्सिटी का ए ग्रेड उसके रिज्यूमे को मजबूत करेगा। और यूनिवर्सिटी के लिए? यूनिवर्सिटी के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। ए ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार और यूजीसी से ज्यादा फंड मिलता है। अच्छा। वो नए कोर्स शुरू कर सकती हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आसानी से कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो इसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा? जरूर। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो दूसरे सरकारी विश्वविद्यालयों पर भी बेहतर करने का दबाव बनाएगी। ये राज्य के पूरे उच्च शिक्षा के माहौल को ऊपर उठा सकता है। तो एक तरफ आईआईटी जैसे पुराने संस्थान अपनी जगह बनाए हुए हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे नए संस्थान नए मील के पत्थर बना रहे हैं। जी। शिक्षा से ही जुड़ा है इनोवेशन। झारखंड की एक युवा उद्यमी आकृति गुप्ता का चयन शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के लिए हुआ है। हाँ, और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। आकृति गुप्ता लूपी नाम के एक ब्रांड की फाउंडर है। ये क्या बनाते हैं? ये बच्चों के लिए प्रीमियम गियर बनाता है, जैसे बेबी कैरियर। अच्छा। उनका शार्क टैंक जैसे राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना 2 बातें बताता है। पहली कि झारखंड में सिर्फ पारंपरिक उद्योग ही नहीं बल्कि नए जमाने के स्टार्टअप्स का भी इकोसिस्टम बन रहा है। और दूसरी बात? दूसरी ये दिखाता है कि छोटे शहरों की प्रतिभा को अब राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये इन एक अकेले उद्यमी की सफलता और एक पूरे इकोसिस्टम के बनने में फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। किसी भी स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए सरकार से सही नीतियों और समर्थन की जरूरत होती है। क्या शासन प्रशासन के स्तर पर भी हमें ऐसी ही कोई नई सोच देखने को मिल रही है? हाँ, और इसी से जुड़ा एक दिलचस्प कदम है सरकार का 2026-27 के बजट के लिए जनता से सुझाव मांगना, जिसके लिए वो ऐप लॉन्च किया गया है। जी, एक खास पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस ऐप का नाम भी काफी अनोखा है, अबुआ दसोम बजट पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। हाँ, इस नाम का कोई खास मतलब है? बिल्कुल, और नाम ही इसकी पूरी सोच को बताता है। अबुआ दसोम का स्थानीय संथाली भाषा में मतलब होता है हमारा राज या अपना शासन। अच्छा, हमारा राज। जी, ये नाम सीधे तौर पर इस विचार को दर्शाता है कि बजट बनाने की प्रक्रिया में अब जनता की भी भागीदारी होगी। ये सिर्फ बाबुओं और नेताओं का काम नहीं रहेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है ना? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन क्या ऐसे कदम वाकई में असरदार होते हैं, या ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि लगे कि जनता की सुनी जा रही है? अक्सर लोग सुझाव देते हैं, लेकिन उन पर अमल कितना होता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, सिर्फ एक ऐप बना देना काफी नहीं है। तो इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? 2 बातों पर। पहली, पारदर्शिता। क्या सरकार बाद में ये बताएगी कि कुल कितने सुझाव आए और उनमें से कितनों को बजट में शामिल किया गया? और दूसरी गंभीरता। क्या इन सुझावों का वाकई विश्लेषण किया जाता है या ये सिर्फ एक डेटा इकट्ठा करने की कवायद है? लेकिन शुरुआत तो अच्छी है। हाँ, इसे एक अच्छी शुरुआत माना जाना चाहिए। ये सरकार और जनता के बीच संवाद का एक चैनल तो खोलता ही है। अबुआ दसोम यानी अपना शासन का ये विचार झारखंड के इतिहास और संघर्ष से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत गहराई से। और इतिहास की बात करें तो रांची में एक ऐसी जगह है जहां आज का झारखंड और उसका इतिहास एक साथ नजर आते हैं, पहाड़ी मंदिर। सही कहा। आज लोग उसे 293 फीट ऊंचे तिरंगे की वजह से जानते हैं, जो अपने आप में एक गौरव का प्रतीक है।
लेकिन उसका एक और नाम भी था। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि उस जगह का एक और नाम था, फांसी डूंगरी। फांसी डूंगरी? जी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ कई क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया था। ओहो। तो आज जहां आधुनिक भारत का गौरवशाली तिरंगा लहराता है, उसी जमीन पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया था। ये जगह आधुनिक गौरव और ऐतिहासिक बलिदान दोनों की एक जीती जागती मिसाल है। और उन्हीं क्रांतिकारियों में से दो महान नाम थे, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। हाँ, हाल ही में 8 जनवरी को उनका 168वां शहादत दिवस मनाया गया। 8 जनवरी 1858 को उन्हें उसी इलाके में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। शेख भिखारी, जो एक बुनकर परिवार से थे, राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान बने और दोनों ने मिलकर छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। उनकी कहानी ये भी बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं थी। बिल्कुल, ये बताती है कि 1857 का संग्राम सिर्फ कुछ राजाओं और सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें आम लोगों की भी जबरदस्त भागीदारी थी। इन नायकों को याद रखना सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उस जज्बे को जिंदा रखना है। इतिहास, शासन, विकास, इन सबको चलाने के लिए एक मजबूत न्याय व्यवस्था की भी जरूरत होती है। सबसे जरूरी। और इसी से जुड़ी हमारी आखिरी खबर है, महेश चंद्र सौनक ने झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। जी, ये एक मानक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। उन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलाई। हाँ, देखिए, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था सही से चले, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए एक स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। हाँ। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पूरी व्यवस्था का नेतृत्व करता है। तो ये एक अहम नियुक्ति है। काफी अहम है, जो राज्य के शासन प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। तो आज हमने बहुत सारी अलग अलग बातों को जोड़ा। दावोस और ऑक्सफोर्ड का दौरा, वॉलीबॉल की मेजबानी, यूनिवर्सिटी की A ग्रेड रैंकिंग, शार्क टैंक में एक उद्यमी, बजट के लिए ऐप और फांसी डूंगरी का इतिहास। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है। तस्वीर ये उभरती है कि झारखंड एक ही समय पर कई मोर्चों पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है, निवेश लाना चाहता है, अकादमिक दुनिया में सम्मान पाना चाहता है। दूसरी तरफ वो अपनी नींव मजबूत कर रहा है, शिक्षा के स्तर को सुधारकर, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर, और अपनी जड़ों को भी साथ लेकर चल रहा है। बिल्कुल। और इन सब के बीच वो अपनी जड़ों को भी नहीं भूल रहा है, चाहे वो अबुआ दसुम के विचार के जरिए हो या शेख भिखारी जैसे नायकों को याद करके। ये विकास और विरासत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या? जब सरकार एक तरफ डावोस जाकर वैश्विक पूंजी को न्योता दे रही है और दूसरी तरफ अबुआ दसुम ऐप के जरिए स्थानीय भागीदारी की बात कर रही है, ये दोनों दुनिया तो बहुत अलग है। एक आम नागरिक इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं के बीच की खाई को कैसे भरेगा? और अपने शासन के लिए लड़ाई लड़ी। वो विरासत आज के उद्यमियों को कैसे प्रेरित कर सकती है? हाँ, वो विरासत आकृति गुप्ता जैसे आज के उद्यमियों को वैश्विक बाजार में एक आत्मनिर्भर और मजबूत झारखंड बनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? शायद इन्हीं सवालों के जवाब में झारखंड का भविष्य छुपा है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। एजुकेशन हब हजारीबाग में आपका स्वागत है। हमारे हाथ जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते की कुछ खबरें लगी हैं और सारी की सारी खबरें झारखंड से जुड़ी हैं। हाँ, और जब हमने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई। हमारे पास एक करंट अफेयर्स वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और आज हम इन्हीं बिखरी हुई खबरों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में कैसे बढ़ रहा है। 2 दिशाएं? अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। एक तरफ है, आप देखिए, चमचमाते हवाई अड्डे, डिजिटल अवार्ड्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की बात। ये है आधुनिक आकांक्षाओं वाला झारखंड। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुरानी आदिवासी विरासत, शिबू सोरेन जैसे नायकों की यादें और नारी अदालत जैसी जमीनी पहलें। ये है अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ झारखंड। मतलब प्राचीन जड़ें और आधुनिक उड़ानें। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत इसी दोहरी पहचान को समझने की है। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए शुरुआत उड़ानों से ही करते हैं। केंद्र सरकार ने अभी-अभी अपना AIF सर्वे, मतलब एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज सर्वे 2026 की रिपोर्ट जारी की है। और झारखंड के लिए ये खबर तो
गजब की है। शानदार से भी बढ़कर है मैं कहूंगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश में 5वां स्थान मिला है 5वां? और देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट को 6ठा। सोचिए टॉप 10 में किसी एक राज्य के 2 हवाई अड्डों का होना, खासकर जब उनमें से एक बिल्कुल नया हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। देवघर वाला नतीजा तो सच में चौंकाने वाला है। वो एयरपोर्ट तो अभी कुछ ही साल पुराना है और उसने आते ही टॉप 10 में जगह बना ली। सही बात है। इसका मतलब है कि वहां यात्री संतुष्टि से लेकर साफ सफाई और सुरक्षा तक सब कुछ बेहतरीन है। और सोचिए, देवघर जैसे एक टियर 3 शहर में एक टॉप रेटेड एयरपोर्ट का होना सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, ये तो उस पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक, क्या कहते हैं, आर्थिक इंजन बन सकता है। हाँ, ये तो है। ये छोटे शहरों को सीधे राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने का एक मॉडल हो सकता है। बिल्कुल, जो कल को दुमका या पलामू में भी दोहराया जा सकता है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक आर्थिक रणनीति का सफल प्रयोग है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। रैंकिंग पाना तो एक बात है, पर उसे बनाए रखना दूसरी। क्या इन हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए सड़कें और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी उसी लेवल का है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो असली चुनौती है। क्योंकि असली अनुभव तो घर से एयरपोर्ट तक का होता है ना। बिल्कुल। एक अच्छी रैंकिंग बनाए रखना उसे पाने से ज्यादा मुश्किल होता है। एयरपोर्ट के अंदर की सुविधाएं वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अब सरकार के लिए चुनौती यही होगी कि एयरपोर्ट के बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्तर पर लाया जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ही असली परीक्षा होगी। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर की इस सफलता से आगे बढ़कर अगर हम व्यक्तिगत ताकत की बात करें तो खेल के मैदान से भी एक ऐसी खबर है जो हैरान कर देती है। वियतनाम में वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई। हाँ, और वहां पूनम मिश्रा ने सोना जीता। और सिर्फ सोना नहीं जीता, उन्होंने 72 किलो वर्ग में कुल 380 किलो वजन उठाया। जरा एक पल के लिए सोचिए। 380 किलो? हाँ, ये एक औसत रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक उठाने के बराबर है। मतलब ये इंसानी ताकत की हद है। अरे वाह, कमाल है। और दिलचस्प बात यह है कि पूनम मिश्रा मूल रूप से बिहार की हैं, लेकिन उनकी पूरी ट्रेनिंग रांची में हुई। हाँ, उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का खिताब भी जीता। ये एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड की ओर इशारा करता है। पहले क्या होता था कि खास ट्रेनिंग के लिए खिलाड़ियों को दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। पर अब रांची जैसे शहर खास खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे उभर रहे हैं। मतलब प्रतिभा बिहार की, ट्रेनिंग झारखंड में और परचम दुनिया में। ये दिखाता है कि आप प्रतिभा को सही माहौल के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ताकत और तकनीक के बाद अब बात करते हैं साहित्य की। यहाँ भी झारखंड ने अपनी छाप छोड़ी है। डॉक्टर मयंक मुरारी को राष्ट्रीय स्तर का आचार्य विद्या निवास स्मृति सम्मान मिला है। जी, और ये सम्मान सिर्फ उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए नहीं है। उन्होंने हिंदी साहित्य, भारतीय दर्शन और समाज सेवा के साथ साथ आदिवासी इतिहास पर भी बहुत गहरा काम किया है। अच्छा? उनकी एक किताब का जिक्र है, ट्राइबल ब्रेव हार्ट। ये उनके काम की गहराई को दिखाता है। वो उन विद्वानों में से हैं जो आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक समझ से जोड़ते हैं। और यहीं से कहानी उस दूसरी दिशा में मुड़ती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। एक तरफ हम 2026 के हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 3.3 अरब साल पुरानी एक साइट की। है ना कमाल की बात? ये तो जैसे टाइम ट्रैवल जैसा है। मैं चोखाहत्तू की मेगालिथिक साइट की बात कर रहा हूँ। ये इस हफ्ते की शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर है। चोखाहत्तू, जो रांची के पास है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा जीवित महापाषाणकालीन स्थल है। सबसे बड़ा? हाँ, और ये मुंडा आदिवासी समुदाय की एक जिंदा परंपरा है, जहां आज भी पूर्वजों की याद में बड़े बड़े पत्थर गाड़े जाते हैं। और अब झारखंड सरकार इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इस प्राचीन विरासत का प्रचार कहाँ किया जा रहा है? कहाँ? दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसका क्या मतलब है? ये एक शानदार रणनीतिक कदम है। जरा सोचिए, दावोस वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भविष्य की अर्थव्यवस्था पर बात करने आते हैं। और उस मंच पर झारखंड कह रहा है, हमारे पास सिर्फ खनिज और उद्योग ही नहीं, हमारे पास एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत भी है जो अरबों साल पुरानी है। ये सिर्फ इतिहास का संरक्षण नहीं है, ये अपनी संस्कृति को भविष्य के लिए एक अमूल्य संपत्ति या कल्चरल कैपिटल के तौर पर पेश करना है,
दुनिया को ये बताना है कि हम अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक ही समय में दावोस और यूनेस्को यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक विरासत दोनों को एक साथ साधना, ये वाकई एक बड़ा विजन दिखाता है। चलिए अब इन वैश्विक मंचों से उतर कर जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। झारखंड कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है पंचायत स्तर पर नारी अदालत बनाने का। हाँ, ये मिशन शक्ति के तहत एक बहुत ही जरूरी पहल है। इसका सीधा सा मतलब है कि गांव की औरतें ही मिलकर अपने छोटे मोटे झगड़े या घरेलू परेशानियों को सुलझा लेंगी। अच्छा, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सब कुछ वहीं अपने लोगों के बीच एक सुरक्षित माहौल में। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये खतरा नहीं है कि ये नारी अदालतें कहीं पारंपरिक खाप पंचायतों की तरह ना बन जाएं, जहां कुछ ताकतवर लोग ही अपने हिसाब से फैसले सुनाने लगें? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसका जवाब इस योजना के डिजाइन में ही छिपा है। ये अदालतें किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगी। अच्छा, तो कैसे काम करेंगी ये? ये महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाएंगी। फैसले सामूहिक होंगे, सरकार इन महिलाओं को ट्रेनिंग देगी और हर बैठक के लिए एक तय रकम मतलब 3,000 रुपए भी देगी ताकि वो बाहरी दबाव से मुक्त रहें। अब सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, क्या ये सच में सबसे कमजोर महिला की आवाज बन पाती हैं या नहीं। ये एक प्रयोग है, लेकिन एक बहुत साहसिक प्रयोग। ये नारी अदालतें तो सामाजिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव है, लेकिन क्या तकनीक भी इसी तरह जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रही है? बिल्कुल कर रही है, और इसका सबूत है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को मिला स्कॉच अवार्ड 2025। ये अवार्ड उनकी आयुष्मान आरोग्य लोकेटर पहल के लिए मिला है। आयुष्मान आरोग्य लोकेटर, ये क्या काम करता है? ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारी की जो खाई है उसे भरता है। पहले किसी गांव के आदमी को ये पता ही नहीं होता था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सा अस्पताल आता है, कहाँ कौन सी सुविधा मिलेगी। सही बात है। अब इस लोकेटर के जरिए कोई भी आसानी से ये जानकारी पा सकता है। ये तकनीक का इस्तेमाल सीधे सीधे आम आदमी को ताकत देने के लिए है, ताकि वो सही समय पर सही इलाज पा सके। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब झारखंड में मॉडल सोलर विलेज बनाए जाएंगे। हाँ, और इसकी शुरुआत पूर्वी सिंहभूम से हो रही है। अच्छा, ये भी जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है। जरा सोचिए, एक पूरा गांव जो अपनी बिजली खुद बना रहा है। इसका मतलब है कि वे पावर ग्रिड पर निर्भर नहीं रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई रात में नहीं रुकेगी और सिंचाई के लिए बिजली होगी। हर चुने हुए गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। 1 करोड़? जी, ये सिर्फ मुफ्त बिजली नहीं है, ये गांव को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और इससे स्थानीय स्तर पर ग्रीन जॉब्स भी पैदा होंगी। नारी अदालत, डिजिटल हेल्थ लोकेटर और सोलर विलेज, ये तीनों पहलें दिखाती हैं कि विकास का फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं बल्कि सीधे गांव और पंचायत तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, और यही उस दोहरी कहानी को पूरा करता है। एक तरफ दावोस में अपनी प्राचीन विरासत का प्रदर्शन और दूसरी तरफ अपने गांव में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो स्मरण और संस्कृति से जुड़ा है। इस हफ्ते झारखंड आंदोलन के जनक शिबू सोरेन जी की 80वीं जयंती मनाई गई। हमारे स्रोत में उनके हालिया निधन का भी जिक्र है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, उनकी कहानी, उनका संघर्ष, उनका पूरा जीवन ही झारखंड राज्य के बनने की कहानी है। सही बात है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक सामाजिक आंदोलन का चेहरा थे। उनकी विरासत जटिल है, उस पर कई तरह की बहसें होती हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज का झारखंड जैसा भी है, उसकी नींव में शिबू सोरेन का संघर्ष शामिल है। उन्हें याद करना मतलब राज्य की आत्मा को याद करना है। और इसी पहचान का जश्न मनाने की तैयारी भी चल रही है। गणतंत्र दिवस 2026 के लिए राज्य स्तरीय समारोह में 12 विभागीय झांकियां निकाली जाएंगी। ये झांकियां एक तरह से स्टेट स्टोरी टेलिंग का माध्यम होती हैं। सरकार इनके जरिए बताती है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस बार का फोकस राज्य की योजनाओं और कला संस्कृति पर है। और जहां एक तरफ राज्य के निर्माता को याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के एक रक्षक को भी श्रद्धांजलि दी गई। 1971 भारत पाक युद्ध के फाइटर पायलट भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, जो जमशेदपुर के रहने वाले थे। जी, ये भी झारखंड की पहचान का एक और पहलू है। ये राज्य सिर्फ आंदोलनकारियों और कलाकारों की भूमि नहीं है, बल्कि इसने देश को भूपेंद्र सिंह जैसे वीर भी दिए हैं।
और ये सब कुछ उस एक हफ्ते में हुआ जब देश स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की याद में भारतीय सेना दिवस भी मना रहा था। बिल्कुल, एक तरफ युवाओं की प्रेरणा, दूसरी तरफ सेना का शौर्य, और इन सब के बीच झारखंड अपनी आधुनिक और प्राचीन दोनों कहानियों को एक साथ जी रहा है। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते की खबरों को एक साथ देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? जनवरी का ये एक हफ्ता दिखाता है कि झारखंड एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता अलामनिया की ओर जाता है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, दावोस, यूनेस्को, और दूसरा रास्ता जमीन से जुड़ा है, नारी अदालत, सोलर विलेज, आदिवासी परंपराएं। और ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक संतुलन है। ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर पेश करता है जो समझता है कि सिर्फ ऊंची इमारतें बनाने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब वैश्विक मंच पर आपकी पहचान भी हो और आपके सबसे दूर के गांव में बैठी महिला को न्याय और बिजली भी मिले। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हफ्ता दिखाता है कि झारखंड कम से कम ये कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। जैसा हमने चोखातू के मामले में देखा, जब यूनेस्को जैसी एक वैश्विक संस्था किसी स्थानीय आदिवासी विरासत को विश्व धरोहर बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती है, तो उस विरासत की कहानी लिखने का हक आखिरकार किसके पास होता है? पेरिस में बैठे वैश्विक विशेषज्ञों के पास, या जमीन पर रहने वाले उस मुंडा समुदाय के पास जो उस परंपरा को सदियों से जी रहा है? और विकास की इस रफ्तार में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एक की कहानी दूसरे की कहानी को मिटा न दे? इस पर विचार करना जरूरी है। एजुकेशन हब हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की कहानी में एक नए अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो जनवरी 2026 के कुछ हफ्तों में लिखा गया। बिल्कुल, हमारे पास कई तरह के सोर्सेस हैं, खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं और सरकारी घोषणाएं भी। और हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन अलग अलग घटनाओं के धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश की ये सब झारखंड की प्रगति के बारे में, उसकी पहचान के बारे में क्या कहता है। हाँ, और उसकी जो भविष्य की महत्वाकांक्षाएं हैं उनके बारे में भी। सही बात है। एक तरफ तो राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बना रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव है जो पलायन को पूरी तरह खत्म कर रहा है। यही विरोधाभास आज की चर्चा को दिलचस्प बनाता है। आज हम खेल, ग्लोबल मंच पर झारखंड की मौजूदगी और जो जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहे हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की भागीदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी 11 सदस्यों की टीम के साथ दावोस पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये पहली बार था, है ना? पहली बार झारखंड ने इस ग्लोबल मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिल्कुल। अब पहली नजर में तो ये एक और इन्वेस्टमेंट पिच जैसा लगता है। हाँ, कि गए और निवेशकों को बुलाया, लेकिन क्या यहाँ कुछ और भी चल रहा था? यही तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऊपरी तौर पर मकसद तो साफ था, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी दिखती है। झारखंड खुद को इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी स्टेट के तौर पर पेश कर रहा था, अनंत अवसरों वाला राज्य। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की पुरानी कहानी नहीं थी। इस बार जोर ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। तो मतलब ये पूरी तरह से एक छवि बदलने की कोशिश है। वो जो कोयला और खदानों वाला झारखंड है, उससे एक आधुनिक विविध अर्थव्यवस्था वाले झारखंड की तरफ एक कदम। छवि बदलना तो एक हिस्सा है, पर मैं इसे सिर्फ उतना नहीं कहूंगा। ये एक आर्थिक जरूरत भी है। अच्छा। हाँ, झारखंड लंबे समय तक सिर्फ खानन पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें नए सेक्टर्स में निवेश लाना ही होगा, और उसके लिए पहले दुनिया को यह बताना होगा कि यहाँ वो मौके मौजूद हैं। और दावोस में उन्होंने ये बताने का एक बहुत ही अनोखा तरीका चुना। बिल्कुल अनोखा। हाँ, नहीं, ये मुझे वाकई में बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने वहां निवेशकों को लुभाने के लिए किसी बड़े स्टील प्लांट या खदान का वीडियो नहीं दिखाया, नहीं, बल्कि साहिबगंज जिले की 2 जगहों पर बनी एक फिल्म दिखाई, सकरी गली बंदरगाह और फॉसिल पार्क। हाँ, एक बंदरगाह तो समझ आता है, वो व्यापार और कनेक्टिविटी का प्रतीक है, लेकिन एक फॉसिल पार्क, दावोस में बैठे किसी निवेशक को करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों में क्या दिलचस्पी होगी? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही तो पूरी रणनीति छिपी है। देखिए, सकरी गली बंदरगाह, जो गंगा पर बना एक मल्टी मोडल टर्मिनल है,
वो झारखंड की व्यापारिक क्षमता को दिखाता है। हाँ, वो एक हार्डकोर बिजनेस प्रपोजिशन है। एग्जैक्टली। लेकिन फॉसिल पार्क की कहानी बिल्कुल अलग है। राजमहल की पहाड़ियों में मौजूद ये पार्क, जहां जुरासिक काल के जीवाश्म हैं, हाँ। ये झारखंड की प्राचीन विरासत और पर्यावरण के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट करना नहीं था, Right. इसके पीछे एक गहरा संदेश था। बिल्कुल। आज के दौर में जब दुनिया भर के निवेशक ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। तब ये कहानी झारखंड को दूसरे औद्योगिक राज्यों से अलग खड़ा करती है। ये संदेश देता है कि हम सिर्फ उद्योग नहीं लगाएंगे, हम अपनी विरासत और पर्यावरण का भी सम्मान करते हैं। मतलब सीधे तौर पर शायद कोई फॉसिल पार्क में निवेश ना करे, लेकिन ये एक ऐसी ब्रांड स्टोरी बनाता है जो एक जिम्मेदार निवेशक को आकर्षित कर सकती है। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ पैसा मांगना नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी बेचना है कि झारखंड क्या था, क्या है और क्या बन सकता है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये वैश्विक ब्रांडिंग की कोशिश और दूसरी तरफ राज्य के अंदर भी भविष्य की तकनीक पर जबरदस्त काम हो रहा है। दावोस से सीधे धनबाद चलते हैं। हाँ, सिम्फर ने कुछ ऐसा किया है जो पूरे देश के लिए गेम चेंजर हो सकता है। CSIR सिम्फर मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। जी, उन्होंने देश में पहली बार हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर सिस्टम का एक पूरा सेफ्टी असेसमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, तो क्या ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है? ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आज हम पेट्रोल पंप पर जाकर आसानी से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, उस पूरे सिस्टम को, मतलब नोजल, पाइप, स्टोरेज टैंक, सबको सुरक्षित होने के लिए सर्टिफाई किया जाता है। सही बात है। हाइड्रोजन के साथ चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है। इसे बहुत हाई प्रेशर में स्टोर और ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एक गाड़ी के टैंक में इसे सुरक्षित तरीके से भरना ही सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। बिल्कुल, और सिम्फर ने उसी तरीके को प्रमाणित किया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये पूरा सिस्टम इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देश में हाइड्रोजन फ्यूल पंप लगाने का रास्ता खुल गया है। हाँ, ये उसके लिए जरूरी पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक भारत में कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल पंप नहीं है। सिम्फर की ये उपलब्धि उसका रास्ता खोलती है। वाह, ये तो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर है। निश्चित रूप से भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है, और ये दिखाता है कि राज्य के संस्थान राष्ट्रीय महत्व के रिसर्च में कितनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और खबरों के मुताबिक इस सिस्टम का उद्घाटन 26 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की योजना है, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को और भी रेखांकित करता है। तो एक तरफ सिम्फर भविष्य के तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन झारखंड की पहचान सिर्फ उद्योग और विज्ञान से नहीं, जमीन पर मौजूद टैलेंट से भी है, और खासकर हॉकी के मैदान पर। हाँ, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन रांची में हुआ, और ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये शहर देश में हॉकी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। फाइनल मुकाबला भी बहुत रोमांचक था। SG पाइपर्स ने शूटआउट में मेजबान टीम रांची बंगाल टाइगर्स को हरा दिया। हाँ, बिल्कुल। और इस लीग में जो प्राइज मनी थी वो भी काफी बड़ी थी। विजेता टीम को 1.5 करोड़ और उपविजेता को 1 करोड़ रुपए मिले। ये महिला हॉकी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बदलाव है। जब तक खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम जमीनी स्तर पर प्रतिभा को कैसे आकर्षित कर पाएंगे? सही बात है। ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये युवा लड़कियों के लिए एक करियर पाथवे बना रही है। उन्हें एक सपना दे रही है कि वो खेल को अपना पेशा बना सकती हैं। और व्यक्तिगत प्रदर्शन भी काफी शानदार रहे। SG पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर हीरो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। हाँ, और बंगाल टाइगर्स की ऑगस्टीना गोर्जेलिनी 5 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहीं। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात कुछ और थी। क्या? कि फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कोई स्ट्राइकर नहीं, बल्कि गोलकीपर बंसारी सोलंकी थी। हाँ, उन्होंने शूटआउट में 3 शानदार बचाव किए थे। वही, ये हमें याद दिलाता है कि हमला जितना जरूरी है, एक मजबूत बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो खेल हो या जीवन। बिल्कुल सही कहा। और ये जो स्थानीय प्रतिभा और संस्कृति का सम्मान है, ये सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है।
साहित्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। आप डॉक्टर रोज करकेटा साहित्य सम्मान की बात कर रही हैं। हाँ, झारखंड में पहली बार ये सम्मान दिया गया है। प्यारा करकेटा फाउंडेशन ने इसे शुरू किया है। दिवंगत आदिवासी लेखिका डॉक्टर रोज करकेटा की याद में। और इसका मकसद बहुत साफ है, आदिवासी महिला लेखन को प्रोत्साहित करना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये एक आंदोलन की तरह है। सदियों से आदिवासी समाज और खासकर महिलाओं की कहानियां, उनके विचार मुख्य धारा से बहर रहे हैं। ये सम्मान उन आवाजों को मान्यता देने का एक जरिया है। पहला सम्मान डॉक्टर विश्वासी एक्का को उनकी कविता संग्रह कोठी भरधान के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि 25,000 रुपए है। हाँ, राशि भले ही बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक मूल्य है वो अनमोल है। ये कह रहा है कि आपकी कहानियां मायने रखती हैं, आपकी भाषा मायने रखती है, आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। तो हमने वैश्विक मंच की बात की, भविष्य के विज्ञान की, खेल और साहित्य की भी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, किसी भी राज्य की प्रगति का असली पैमाना तो ये होता है कि जमीन पर क्या बदल रहा है। बिल्कुल। और इस मामले में एक गांव की कहानी उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के धुरलेटा गांव की, जिसे झारखंड का पहला शून्य पलायन यानी जीरो माइग्रेशन वाला गांव घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब इस गांव से एक भी परिवार को काम की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि है। 8 लाख रुपए सालाना आय, वो भी एक गांव में खेती से। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। ये हुआ कैसे? रातों रात तो ऐसा चमत्कार नहीं हो गया होगा। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और एक सही दिशा का नतीजा है। इस बदलाव की नींव में है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा। गांव के लोगों ने पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़कर पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना शुरू किया। और उन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिली। हाँ, जिससे न सिर्फ उनकी जमीन की सेहत सुधरी, बल्कि उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। कुछ परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए तक पहुंच गई। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे गांव भी अपना सकते हैं। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्थायी कृषि पद्धतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं और पलायन जैसी बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान कर सकती हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा। जैविक खेती में ज्यादा मेहनत लगती है और बाजार तक पहुंच बनाना एक चुनौती होती है। धुरलेटा ने ये कर दिखाया जो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है। और जमीनी स्तर पर बदलाव की बात हो रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल हुई है। 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। हाँ, इन्हें खोलने को मंजूरी मिली है। पहले से 80 ऐसे स्कूल चल रहे थे जिन्हें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। तो अब इनकी कुल संख्या 180 हो जाएगी। जी। ये स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे और यहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। इसका सीधा लक्ष्य है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को उस स्तर पर ले जाना जहां वे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकें, ताकि हर बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। इन सभी बड़ी और भविष्य को दिशा देने वाली खबरों के बीच एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई, हाँ, जो दिखाती है कि आगे देखने के साथ साथ अपनी जड़ों को सहेजना भी जरूरी है। हाँ, राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पुस्तक का विमोचन किया, झारखंड के प्राचीन स्मारक एवं पर्यटन स्थल। इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक महतो। तो ये भी उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ विकास की दौड़, दूसरी तरफ अपनी विरासत को सहेजने की कोशिश। बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि प्रगति का मतलब सिर्फ नई इमारतें और फैक्ट्रियां बनाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को समझना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो जनवरी 2026 में झारखंड की जो तस्वीर उभरती है वो काफी जटिल है। हाँ, ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो एक साथ कई मोर्चों पर खुद को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दावोस जैसे वैश्विक मंच पर इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज की ब्रांडिंग है, तो दूसरी तरफ धुरलेटा जैसे गांव में जैविक खेती से आत्मनिर्भरता की एक खामोश क्रांति है। एक ओर हॉकी और साहित्य के जरिए सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर हाइड्रोजन ईंधन और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बन रही है जहां झारखंड सिर्फ अपनी पुरानी औद्योगिक पहचान के सहारे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि टेक्नोलॉजी, कल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है। ये एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर है, लेकिन
दिशा सही लग रही है। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां राज्य इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी की तलाश में वैश्विक मंच पर जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धुरलेटा जैसे गांव बिना किसी वैश्विक मदद के जैविक खेती से अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। भविष्य में झारखंड के लिए असली चुनौती शायद इन दोनों दुनियाओं दावोस और धुरलेटा के बीच एक पुल बनाने में होगी, यह सुनिश्चित करने में होगी कि वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे और धुरलेटा जैसी जमीनी सफलताओं को वैश्विक मंच मिले। इन दोनों के बीच का संतुलन ही झारखंड का असली भविष्य तय करेगा। तो आज हमारे पास झारखंड के जनवरी 2026 के एक हफ्ते के खबरों का एक बहुत ही दिलचस्प संकलन है जी। इसमें पुरस्कार है, खेल की दुनिया की जीत है, बड़े आर्थिक समझौते हैं और साथ ही कुछ ऐसे आंकड़े भी जो थोड़ा चौंकाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं खबरों की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस एक हफ्ते में झारखंड की असल तस्वीर क्या थी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ कुछ खबरें नहीं है। हाँ। ये एक ऐसे राज्य की कह सकते हैं केस स्टडी है जो एक ही समय में वैश्विक मंच पर जा रहा है, हजारों करोड़ के समझौते कर रहा है और उसी वक्त उसके जमीनी आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब बिंदुओं को जोड़कर देखने वाले हैं। जी चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो फिर इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सम्मान से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु के नाम से जो मशहूर है शिबू सोरेन, उन्हें केंद्र सरकार ने पद्म भूषण देने की घोषणा की। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। पद्म भूषण मतलब भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तीसरा सबसे बड़ा? जी। और यहाँ जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि उनकी पार्टी जेएमएम, वो तो लंबे समय से उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रही थी। यही पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। भारत रत्न की मांग थी और मिला पद्म भूषण। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक संदेश है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसे एक तरह के राजनीतिक संतुलन के तौर पर देखा जा सकता है। संतुलन? हाँ, शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के मतलब एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर आदिवासी अधिकारों के लिए उनका जो संघर्ष था उसे कोई नकार नहीं सकता। सही बात है। तो उन्हें पद्म भूषण देकर केंद्र सरकार ने उनके योगदान को एक राष्ट्रीय मान्यता दी है। लेकिन भारत रत्न ना देना ये शायद इस बात का भी संकेत है कि उनकी राजनीति पर, खासकर उनके शुरुआती आंदोलनों पर राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी एकमत नहीं है। अच्छा, तो ये सम्मान भी है और एक तरह से एक लाइन भी खींच दी गई है। बिल्कुल, एक सीमा रेखा भी। ये जानना भी जरूरी है कि उनसे पहले झारखंड से सिर्फ 3 और लोगों को ये सम्मान मिला है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी और करिया मुंडा। जी। तो ये वाकई एक बहुत खास क्लब है। हाँ, और सम्मान की ये जो कड़ी है वो यही नहीं रुकती। अच्छा। इसी हफ्ते पाकुड़ जिले के जो उपायुक्त हैं मनीष कुमार, उन्हें राष्ट्रपति ने बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया। वाह। तो एक तरफ राजनीति के इतने बड़े नेता को सम्मान और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर काम कर रहे एक प्रशासक को। जी बिल्कुल। और ये कोई रूटीन चुनाव करवाने का काम नहीं था। नहीं, ये पुरस्कार मतदाता सूची को एकदम सही तरीके से अपडेट करने और उसमें जो विशेष संशोधन होते हैं उन जैसे मुश्किल कामों के लिए था। ये असल में जिला स्तर पर उस प्रशासनिक क्षमता को मान्यता देता है जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। और इसी में एक और सम्मान शिक्षा के क्षेत्र से भी आया। हाँ, रांची के कैमरन पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर परमजीत कौर को ग्लोबल प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार मिला। राजनीति, प्रशासन और शिक्षा, ये तीनों पुरस्कार दिखाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत नेतृत्व है उसे पहचान मिल रही है। ये दिलचस्प है कि ये तीनों ही पुरस्कार व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए हैं। क्या राज्य के संस्थानों को भी ऐसी पहचान मिल रही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इसका जवाब हमें आगे की खबरों में मिलेगा। चलिए देखते हैं कि खेल के मैदान पर तस्वीर कैसी है। तो खेल के मैदान पर आते हैं। यहाँ भी कुछ व्यक्तिगत और कुछ राज्य स्तर की सफलताएं हैं। जी। झारखंड ने पहली बार 60वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। ये तो किसी भी राज्य के लिए एक बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। ये आयोजन रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में हुआ। 35 टीमें थीं, 772 एथलीट। वाह। जब कोई राज्य इतने बड़े राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करता है तो इसका असर सिर्फ खेल तक नहीं रहता, या राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी मैनेजमेंट क्षमता को दिखाता है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने खिताब जीता, लेकिन असली विजेता था झारखंड था। और इससे स्थानीय प्रतिभाओं को भी एक प्रेरणा मिलती होगी जब वो देश के बेस्ट एथलीट्स को अपने सामने देखते हैं। बिल्कुल।
खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां प्रतिभा तो है, ऐसे आयोजन एक चिंगारी का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत उपलब्धियों की। रांची की पायल कर्मकार ने मकाऊ, चीन में हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये तो कमाल है। योग में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, मतलब ये उस धारणा को तोड़ता है कि झारखंड का मतलब सिर्फ हॉकी और तीरंदाजी है। यही तो इसकी खासियत है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था। 21 देशों के 120 से ज्यादा एथलीट थे। 21 देश? जी। और उस मंच पर ट्रेडिशनल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतना, ये दिखाता है कि योग जैसी विधा में भी झारखंड की प्रतिभाएं चमक रही हैं। और तीरंदाजी की बात करें तो वहां से भी खुशखबरी है। जमशेदपुर की राज अतिथि ने खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी तो झारखंड की पहचान है, और राज अतिथि का जूनियर कंपाउंड कैटेगरी में गोल्ड जीतना ये बताता है कि यह परंपरा नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति भी हुई। हाँ, आशा कुमारी को राज्य की सीनियर महिला कबड्डी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। एक महिला कोच को सीनियर टीम की जिम्मेदारी देना, ये भी अपने आप में एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। आशा कुमारी खुद एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं। उनका अनुभव नई पीढ़ी के लिए बहुत काम आएगा। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, एक रोल मॉडल बनाना है। तो हमने पुरस्कार देखे, खेल के मैदान पर सफलता देखी, लेकिन अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जो इन सब का आधार है, अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर तस्वीर काफी मिली-जुली और कह सकते हैं कि अविश्वसनीय रूप से जटिल है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है दावोस से, स्विट्जरलैंड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, एक वैश्विक मंच। जी। वहाँ झारखंड सरकार ने टाटा स्टील के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया। 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन ये निवेश है किस चीज में? ये निवेश है न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी में, और यही इस खबर को भविष्य की खबर बनाता है। एक मिनट, ग्रीन स्टील, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? जरूर, आसान भाषा में कहें तो स्टील बनाने का जो पारंपरिक तरीका है उसमें बहुत ज्यादा कोयला जलता है और उससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो पर्यावरण के लिए खराब है। बिल्कुल। ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी इस प्रक्रिया को बदल देती है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होता है जैसे हिसारना या ई-स्मेल्ट, जिसमें कोयले का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है स्टील तो बनेगा लेकिन पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाकर। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये भविष्य की तकनीक को झारखंड में लाने का समझौता है। जी। लेकिन मैं इन दो खबरों को एक साथ देखकर हैरान हूँ। एक तरफ ये 11,000 करोड़ का भविष्य का निवेश, और ठीक इसी हफ्ते भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय का एक सर्वे आता है जो कहता है कि झारखंड में एक आम 4 लोगों का परिवार महीने भर के राशन पर सिर्फ 7,260 रुपए खर्च करता है। ये कैसे संभव है? इन दोनों में से असली झारखंड कौन सा है? यही इस पूरे हफ्ते की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। ये जो आंकड़ा है, ये झारखंड को देश के सबसे कम खर्च करने वाले राज्यों में नीचे से दूसरे नंबर पर रखता है। दूसरे नंबर पर, नीचे से? जी, ये उस जमीनी हकीकत को दिखाता है जिसे बड़े बड़े निवेश के आंकड़े अक्सर छिपा देते हैं। ये राज्य की गरीबी, कम आय और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग के बहुत ही निचले स्तर को उजागर करता है। ये विरोधाभास तो मतलब दिमाग को सुन्न कर देता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बड़े निवेश आम जनता की जिंदगी से पूरी तरह कटे हुए हैं? यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ ग्रीन स्टील का निवेश भविष्य की आशा जगाता है, रोजगार का वादा करता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये 7,260 रुपए का आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि विकास का फायदा अभी तक राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से तक नहीं पहुंचा है। एक बहुत बड़ी खाई है। जी, चुनौती यही होगी कि इस नए निवेश से जो रोजगार पैदा हों वो स्थानीय लोगों को मिले और उनकी आय इतनी बढ़े कि वो इस आंकड़े से बाहर निकल सकें। और इसी तस्वीर के बीच पर्यावरण से जुड़ी एक और पहल भी हुई, नमामि गंगे परियोजना। हाँ, इसके तहत झारखंड से गुजरने वाली 5 नदियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, गंगा, दामोदर, खरकई, हरमू और स्वर्णरेखा। तो ये ग्रीन स्टील वाली पहल के साथ मिलकर राज्य की पर्यावरण के प्रति एक नई सोच को दिखाता है ना? बिल्कुल। एक राज्य जो खनन और प्रदूषण वाले उद्योगों के लिए जाना जाता है, वो अब ग्रीन इंडस्ट्री और नदी संरक्षण दोनों पर एक साथ ध्यान दे रहा है। तो ये एक तरह से अपनी छवि को बदलने की कोशिश है, कह सकते हैं। अब कुछ और घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी रांची के दौरे पर आए थे। एक ऐसा राज्य जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, वहां नौसेना प्रमुख का दौरा, इसका क्या महत्व है?
इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत है। ये दिखाता है कि सशस्त्र बल देश के हर हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं। उनका मकसद था युवाओं में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उन्होंने विकसित भारत 2047 पर एक लेक्चर भी दिया। अच्छा। ये युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की एक कोशिश है। और अंत में गणतंत्र दिवस समारोह, रांची में राज्य स्तरीय समारोह में 12 झांकियां निकाली गई। जी, और राज्यपाल संतोष गंगवार ने ध्वजारोहण किया। हाँ। और यहाँ ये जानना रोचक है कि मुख्यमंत्री उस समय दावोस और यूके की यात्रा पर थे। अच्छा, ये वही यात्रा थी। जी, ये वही यात्रा थी जिसके दौरान टाटा स्टील के साथ उस बड़े निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो सरकार की प्राथमिकता उस समय वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर थी। बिल्कुल। और इसी अवसर पर झारखंड पुलिस के 12 अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। तो इस पूरे हफ्ते की खबरों को अगर एक साथ रखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये एक हफ्ता विरोधाभासों और उम्मीदों का हफ्ता था। हाँ। एक तरफ राष्ट्रीय सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियां हैं और भविष्य की ग्रीन इंडस्ट्री है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कम घरेलू खर्च के आंकड़े जमीनी चुनौतियों को हमारे सामने रख देते हैं। बिल्कुल, ये सारी घटनाएं एक ऐसे राज्य की कहानी कहती हैं जो अपनी औद्योगिक विरासत का फायदा उठाकर एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है और साथ ही अपनी मानवीय पूंजी का भी जश्न मना रहा है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भविष्य की दिशा भी साफ दिखती है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमने ग्रीन स्टील में 11,000 करोड़ के निवेश की बात की, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि एक राज्य जो पारंपरिक रूप से खनन के लिए जाना जाता है, वो अपनी वर्कफोर्स को इन नई तकनीकों के लिए तैयार कैसे करेगा? यही मिलियन डॉलर सवाल है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आर्थिक विकास का लाभ उन परिवारों तक भी पहुंचे जिनका जिक्र उस 7,260 रुपए वाले सर्वे में है? हाँ। सिर्फ एक नई फैक्ट्री लगा देना काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर एक न्याय संगत परिवर्तन, मतलब एक जस्ट ट्रांजिशन, असल में कैसा दिखेगा? यहाँ विकास कुछ लोगों तक सीमित न रहकर समाज के हर तबके तक पहुंचे। जी, इस सवाल का जवाब ही झारखंड का असली भविष्य तय करेगा। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं झारखंड की। जनवरी 2026 का जो आखिरी हफ्ता था, उसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सुर्खियां सामने आईं। और हमारे पास जो भी नोट्स हैं, वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, वो असल में एक राज्य की पूरी कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसमें एक ही हफ्ते के अंदर आपको शासन, अपराध, खेल, वैश्विक पहचान, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। हाँ, तो आज का मिशन यही है कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। और ये तस्वीर वाकई बहुत दिलचस्प है ना? बहुत। अक्सर हम किसी राज्य को बस एक ही नजरिए से देखते हैं, या तो पिछड़ा हुआ या फिर तेजी से बढ़ता हुआ। सही बात है। लेकिन एक हफ्ते की घटनाओं का ये ब्यौरा हमें दिखाता है कि असलियत कहीं ज्यादा उलझी हुई और मतलब परतदार होती है। एक ही जगह पर एक साथ कितनी अलग अलग दुनिया चल रही होती है। बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर है झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा। अब चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ये समझने का एक बेहतरीन मौका है कि हमारे शहरों का जो सिस्टम है वो आखिर चलता कैसे है। बिल्कुल सही। और इन स्रोतों में दो बातें तो तुरंत ध्यान खींचती हैं। क्या? पहली कि राज्य के सभी 48 नगर निकायों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल काम है। हाँ, 48 एक साथ, ये तो बहुत बड़ा काम है। और दूसरी बात जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अलका तिवारी की नियुक्ति। अच्छा। वो झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहली महिला अध्यक्ष, ये तो वाकई एक मील का पत्थर है। जी। अच्छा, आपने 48 नगर निकायों का जिक्र किया। मैं हमेशा इन शब्दों में थोड़ा उलझ जाती हूँ। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। सुनने में सब एक जैसे लगते हैं। क्या इनमें कोई असली फर्क है या ये बस अलग अलग नाम है? नहीं, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और इसका जवाब जानना जरूरी है। ये सिर्फ नाम नहीं है। तो फिर? ये शहरी शासन का एक पूरा ढांचा है, जिसे 3 स्तरों पर बांटा गया है। आप खुद सोचिए, एक बड़े महानगर की जरूरतें और एक छोटे उभरते हुए कस्बे की जरूरतें कितनी अलग होंगी? हाँ, बिल्कुल अलग होंगी। तो बस इसी फर्क के लिए ये सिस्टम बना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर है नगर निगम, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा। झारखंड में ऐसे 9 हैं। ये सबसे बड़े शहर होते हैं जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा होती है, जैसे रांची, धनबाद, हजारीबाग। ओके। यहाँ का चुना हुआ मुखिया मेयर या महापौर होता है।
लेकिन शहर का जो दिन प्रतिदिन का प्रशासन है वो कौन देखता है? वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के हाथ में होता है, जिसे हम नगर आयुक्त या म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ की समस्याएं भी बड़ी होती होंगी, ट्रैफिक, सीवेज। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर कचरा प्रबंधन, ये सब। यानी ज्यादा आबादी, ज्यादा बड़ी समस्याएं और एक ज्यादा शक्तिशाली प्रशासनिक ढांचा। बिल्कुल। और इसके नीचे दूसरे नंबर पर आता है नगर परिषद यानी म्युनिसिपल काउंसिल। इनकी संख्या 20 है। ये मझोले शहर हैं जिनकी आबादी 25,000 से 3 लाख के बीच होती है, जैसे बोकारो, गुमला, चाईबासा। इनका मुखिया अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है। अच्छा। और सबसे निचले पायदान पर हैं 19 नगर पंचायत। ये वो इलाके हैं जो गांव से शहर बनने की राह पर हैं। मतलब ट्रांजिशन वाले शहर। हाँ, एक तरह से। इनकी आबादी 5,000 से 25,000 के बीच होती है। यहां आपको शहरी और ग्रामीण दोनों तरह का जीवन देखने को मिल जाएगा। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, पर एक सवाल है। पूछिए। क्या इन छोटे नगर पंचायतों के पास असल में अपने विकास के लिए जरूरी संसाधन और अधिकार होते हैं, या ये सिर्फ नाम का वर्गीकरण है और असली ताकत जिला प्रशासन के पास ही रहती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कागज पर यह व्यवस्था बेहतरीन है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि छोटे नगर निकायों को अक्सर फंड्स की कमी और नौकरशाही का सामना करना पड़ता है। उनकी अपनी टैक्स वसूलने की क्षमता सीमित होती है और वे ज्यादातर राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर निर्भर रहते हैं। तो मतलब स्वायत्तता एक चुनौती है? हाँ, एक लगातार चुनौती बनी रहती है। ये चुनाव इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि नए चुने हुए प्रतिनिधि इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। चलिए शासन की इन बड़ी बातों से अब जरा आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ी खबरों पर आते हैं। बिल्कुल। एक तरफ सरकार नीतियां बना रही है, तो दूसरी तरफ नागरिक अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहा है। हमारे सोट में गुड समैरिटन नीति 2020 का जिक्र है। ये नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर है क्या ये? ये एक बेहद जरूरी और मानवीय नीति है। गुड समैरिटन का मतलब है नेक इंसान। इस नीति के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे में घायल किसी इंसान को गोल्डन आवर यानी हादसे के पहले 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाता है, तो झारखंड सरकार उसे 2,000 रुपए का इनाम देती है। सिर्फ 2,000 रुपए? क्या ये रकम काफी है किसी को प्रेरित करने के लिए? देखिए, यहाँ रकम से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसका असली मकसद लोगों के मन से उस डर को निकालना है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ, ये डर तो होता है। तो ये नीति एक तरह से सरकारी गारंटी है कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके अच्छे काम को सराहा जाएगा। और जब किसी की जान दांव पर लगी हो तो वो पहला घंटा सब कुछ होता है। सही बात है। इस नीति से जानें बच रही हैं और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो एक तरफ सरकार सड़क पर लोगों की जान बचाने के लिए इनाम दे रही है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक ऐसे खतरे का भी जिक्र है जिससे बचाने वाला कोई नहीं होता। देवघर को देश का पहला बैंकिंग साइबर फ्रॉड हाई रिस्क एरिया घोषित किया है। क्या? जी, ये एक बहुत बड़ा और चिंताजनक तमगा है। एक मिनट, देवघर? मैंने तो हमेशा जामताड़ा का नाम सुना था। वो तो जैसे साइबर फ्रॉड का पोस्टर बॉय बन गया था। देवघर ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये कैसे हो गया? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। जामताड़ा पर जब पुलिस और एजेंसियों का शिकंजा कसा तो ये अपराधी गायब नहीं हुए। उन्होंने ठिकाना बदल लिया। बिल्कुल, उन्होंने बस अपना ठिकाना बदल लिया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जो बहुत लचीला है। आप एक जगह दबाएंगे तो वो दूसरी जगह उभर आएगा। और देवघर का आगे निकलना इसी बात का सबूत है। हाँ, कि अपराध का ये मॉडल कितना सफल और आसानी से नकल करने लायक बन गया है। स्रोत में इन अपराधियों के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ ऐसा जो इस समस्या की गहराई को दिखाए। हाँ, और वो जानकारी किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इन अपराधियों के घर बाहर से देखने में बिल्कुल टूटे फूटे कच्चे मकान जैसे लगते हैं, ताकि किसी को शक न हो। बिल्कुल, लेकिन अगर आप दरवाजे के अंदर कदम रखें तो वो किसी महल से कम नहीं होते। महंगे टाइल्स, मार्बल, हर तरह की आधुनिक सुविधा। मतलब एक पूरी दोहरी जिंदगी। हाँ, ये उनकी दोहरी जिंदगी का प्रतीक है। और आंकड़े तो और भी डरावने हैं। क्या है आंकड़े? अनुमान है कि देवघर से हर दिन करीब 30 लाख रुपए की साइबर ठगी हो रही है। हर दिन 30 लाख? जी, और इसके शिकार पूरे देश में फैले हैं। मतलब एक छोटे से शहर में बैठकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाया जा रहा है। ये तो एक सामाजिक आर्थिक समस्या भी लगती है। आखिर क्यों इस इलाके के युवा इतनी बड़ी संख्या में इस तरफ खिंचे चले जा रहे हैं? बिल्कुल,
ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। जब युवाओं के पास शिक्षा के बाद सम्मानजनक रोजगार के अवसर सीमित होते हैं तो आसान पैसा कमाने का ये रास्ता उन्हें बहुत आकर्षक लगता है। और एक को देखकर दूसरा भी। हाँ, एक व्यक्ति की सफलता देखकर गांव के 10 और लड़के उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये एक खतरनाक चक्र बन गया है। जिसे तोड़ने के लिए सिर्फ पुलिस की छापेमारी काफी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार पर भी काम करना होगा। तो एक तरफ देवघर की ये स्याह तस्वीर है और दूसरी तरफ उसी हफ्ते में झारखंड की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जो उम्मीदों से भरी है। चलिए अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड अपनी क्या पहचान बना रहा है। और इसकी शुरुआत खेल से करते हैं। हाँ। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। अच्छा। और उस 23 खिलाड़ियों की टीम में 6 लड़कियां झारखंड से हैं। 6 यानी टीम का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा एक ही राज्य से आ रहा है। ये तो कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 6 खिलाड़ी, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि राज्यों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। क्या स्रोत में ये बताया गया है कि ये खिलाड़ी राज्य के किन हिस्सों से आती हैं? मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि टैलेंट कहाँ से उभर रहा है। हाँ, और यही बात इसे और भी खास बनाती है। बताइए। इन 6 खिलाड़ियों में से 4 गुमला जिले से हैं और 2 हजारीबाग से। गुमला और हजारीबाग, ये कोई बड़े महानगर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह इस बात का सबूत है कि असली प्रतिभा राज्य के दूरदराज के इलाकों और छोटे कस्बों में छिपी हुई है। हाँ। इन इलाकों में शायद हॉकी की एक पुरानी परंपरा रही है और लगता है कि वही खेल भावना और शारीरिक दमखम अब फुटबॉल में भी रंग ला रहा है। पर सिर्फ प्रतिभा का होना तो काफी नहीं होता। उसे निखारने के लिए सही माहौल और सुविधाएं भी तो चाहिए। निश्चित रूप से। 6 खिलाड़ियों का एक साथ राष्ट्रीय टीम में पहुंचना, क्या ये किसी सरकारी नीति या स्थानीय अकादमियों की सफलता की ओर भी इशारा करता है? बिल्कुल करता है। ये रातों रात नहीं होता। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर कोच काम कर रहे हैं, आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं और लड़कियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करने का एक माहौल बन रहा है। हाँ, ये इन 6 लड़कियों की व्यक्तिगत जीत तो है ही, साथ ही ये उस पूरे इकोसिस्टम की भी जीत है जो इस प्रतिभा को पहचान कर उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रहा है। खेल के मैदान से लेकर शिक्षा के सबसे ऊंचे मंच तक झारखंड की पहुंच दिख रही है। जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की खबर भी इसी हफ्ते की है। हाँ, और इस खबर की सबसे असाधारण बात यह है कि स्रोत के मुताबिक हेमंत सोरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर या संवाद करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। पहले मुख्यमंत्री, ये तो सच में एक रिकॉर्ड है। पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये इस बात का संकेत है कि भारत के राज्यों के नेता अब सीधे वैश्विक मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं। मतलब अब वो सिर्फ केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं जोड़ रहे हैं। सही। इस दौरे का मकसद सिर्फ भाषण देना नहीं था, बल्कि शिक्षा, शोध और निवेश के लिए नए रास्ते खोलना था। अच्छा। ये दिखाता है कि झारखंड जैसे राज्य की महत्वाकांक्षाएं अब सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक हो गई हैं। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से सीखना भी चाहते हैं और उन्हें अपने राज्य की कहानी बताना भी चाहते हैं। तो एक तरफ राज्य भविष्य की तरफ देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर, लेकिन इसी हफ्ते ने राज्य को अपनी जड़ों और इतिहास को याद करने का मौका भी दिया। चलिए चर्चा को 30 जनवरी पर लाते हैं, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, यह दिन हमें महात्मा गांधी की शहादत की याद दिलाता है, जिनकी 1948 में इसी दिन नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। गांधी जी के बारे में कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत लौटे। और उनका भारत लौटना ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय था। बिल्कुल। और हमारे स्रोत में इसका झारखंड से भी एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन बताया गया है। हाँ, और ये दिखाता है कि इतिहास कैसे वर्तमान से जुड़ा होता है। कैसे? स्रोत के अनुसार झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर JSSC में गांधी जी के भारत आगमन से जुड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि आज भी अगर किसी नौजवान को झारखंड में सरकारी नौकरी चाहिए तो उसे अपने राष्ट्रपिता के इतिहास को जानना होगा। मतलब इतिहास यहाँ सिर्फ किताबों का विषय नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक जरिया भी है। बिल्कुल। इसी हफ्ते में कुछ और भी महत्वपूर्ण दिन आए थे, है ना? जी। 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस, 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के साथ साथ विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी। हाँ, तो एक ही हफ्ते में इतिहास, विज्ञान और सामाजिक जागरूकता,
सबका संगम देखने को मिलता है। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते की तस्वीर को एक साथ देखें तो ये किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। एक तरफ नगर निकायों के चुनाव हैं जो जमीनी लोकतंत्र की कहानी कहते हैं, दूसरी तरफ देवघर है जो आधुनिक तकनीक के अंधेरे पक्ष को दिखाता है। फिर गुमला और हजारीबाग की बेटियां हैं। हाँ, जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, और ऑक्सफोर्ड में राज्य का बढ़ता कद। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो एक ही समय में कई अलग अलग सदियों में जी रहा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये विरोधाभास ही झारखंड की असली पहचान है। देवघर की साइबर ठगी की हकीकत और फुटबॉल टीम में लड़कियों की सफलता, ये दोनों ही सच हैं। और दोनों एक साथ हो रहे हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि विकास की यात्रा कभी भी एक सीधी सपाट सड़क नहीं होती। इसमें ऊंच नीच, उजाले अंधेरे दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। एक चुनौती से निपटने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ एक नया अवसर दरवाजा खटखटा रहा होता है। ये एक जटिल लेकिन उम्मीदों से भरी तस्वीर है। सही कहा। आज की हमारी बातचीत में शहरी शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था, निगम, परिषद, पंचायत पर काफी चर्चा हुई। हाँ, जो अलग अलग आबादी वाले शहरों के लिए बनाई गई है। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत की गांव तेजी से शहरों में बदल रहे हैं और हमारे शहर और भी बड़े होते जा रहे हैं, क्या झारखंड का ये त्रिस्तरीय मॉडल पूरे देश के लिए शहरी विकास की चुनौतियों का एक स्थायी समाधान हो सकता है? या फिर भविष्य के इन भीमकाय शहरों के लिए हमें शासन और प्रबंधन के बिल्कुल नए और अनोखे तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है?